तो लोग हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। कि अगर हम दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करें और उनका रिजल्ट भी क्या आ जाए, एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाए, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें क्या हुआ है, उसमें हुआ है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। इतना चीज़ तुम लोग जान लो कि वेक्टर प्रोडक्ट को ही क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। इसका क्रॉस इसलिए नाम यूज़ आया है कि उसमें क्रॉस साइन का यूज़ करते हैं इसमें मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। जैसे डॉट में डॉट सिंबल का इसका यूज़ करते थे मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, इसमें क्रॉस का करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस बी जब तुम करोगे तो आएगा क्या, ए बी, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, और यहाँ एक नॉर्मल वेक्टर भी आ जाएगा। इसका मतलब ये है जो ये बता रहा है ना, ये जो एन जो बता रहा है वो बता रहा है किसका, ये बता रहा है ये जैसे देखो ए दो करोगे तो इनका कुछ ना कुछ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करोगे। जैसे मान लो हमने करा कि आई, देखो अभी तुम अगर इसको हम इतना देखना चाहें तो क्या है कि जो एन जो बता रहा है वो आखिरकार ये बता, जो हम इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन करने से जो एक थर्ड वेक्टर बन रहा है ना, उसकी डायरेक्शन मतलब उसकी नॉर्मलिटी की हम लोग बता रहे हैं। जैसे अगर हमें मान लेते हैं कि ये, जैसे मान लो ए वेक्टर है, क्या है ये ए वेक्टर है। अभी सिर्फ हम बस सिंपल सा क्या बना रहे हैं, ये बी वेक्टर है, हैं ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर। इतना समझ लो कि जैसे मान लो कोई सरफेस होता है, जैसे तुम्हारा फेस है तो उस पे तुम्हारी नाक क्या है, नॉर्मल वेक्टर। जैसे मान लो तुम्हारा ये फेस है, इस पे जो नाक लगी है आखिरकार वही तो बताती है कि तुम्हारा फेस कौन सी साइड है। ऐसे ही जो सरफेस होता है उस पे जो नॉर्मल वेक्टर आता है जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है वही बताता है कि अगर कि सरफेस का फेस कौन सी साइड है। तो अगर हम सिंपल सा देखना चाहें कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसको हम ऐसे जाएंगे हैं, तो अभी इसमें इतना सुन लो कि आखिरकार इसका मतलब है क्या। तो इतना सुन लो कि ए और ए क्रॉस बी को जब करते हैं तो हमारे पास एक थर्ड वेक्टर आता है जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। हमेशा इस बात का याद रखना कि अगर जब दोनों के लिए कहा जाए कि परपेंडिकुलर टू बोथ, तभी ये वाला वेक्टर का इस्तेमाल करना, नहीं तो वरना मत करने। कभी कभार क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, क्वेश्चन में कहते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। क्या है कि रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर व्हाट हाफ ऑफ बी वेक्टर। तो ये इसका क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसमें तुम क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि इन्होंने अभी तक हमें दोनों के बारे में नहीं बोला है। जब तक दोनों के बारे में परपेंडिकुलर नहीं बोला जाएगा तब तक इसका इस्तेमाल नहीं करना। तो इसके लिए सिंपल सा एक साइन यूज़ होता है। अभी तुम्हें एक चीज़ वो है कि तुम्हें फील करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, अगर तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि ये क्या है। तो इतना समझ लेना कि ये जो थर्ड वेक्टर आता है वो 3D में आ जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये दो वेक्टर ऐसे प्लेन में हैं, मान लो इन थीटा इक्वल टू यहाँ 30 डिग्री है, ये ए वेक्टर है और ये है बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर का जब तुम क्रॉस करोगे तो इसका जो ए बी साइन थीटा आता है ना, और एन वेक्टर जो ए बी साइन थीटा मतलब जो आएगा वो ऐसे 3D में आएगा, मतलब ऐसे आएगा। मतलब ए और बी अगर प्लेन में है तो जो आर आएगा वो ऐसे आएगा, या फिर ये आर मतलब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो ऊपर होगा, अपवर्ड होगा, या फिर होगा डाउनवर्ड। इतनी सी तुम हमेशा याद रखना। अब हम इसके बारे में बताएंगे कि अपवर्ड कब होगा और डाउनवर्ड कब होगा। इतना हमेशा याद रखना कि जो भी क्रॉस प्रोडक्ट जितने भी वेक्टर हों, जहाँ भी क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ किया जा रहा है वहाँ हमेशा राइट हैंड यूज़ करना। अब जैसे देखो राइट हैंड ऐसे ना कि जो थंब है तुम्हारा, थंब वो किस चीज़ के बारे में बता रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर कौन का डायरेक्शन क्या है। अब जो पहली फिंगर है वो बता रहा है कि अगर तुमने ए को पहले लिखा है या बी को पहले रखा है। जैसे यहाँ हमने ए को पहले रखा है और बी को रखा है बाद में। अब यहाँ एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इस चीज़ की हमेशा
ध्यान रखना कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। जैसे ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए हो रहा था, ये डॉट प्रोडक्ट में पॉसिबल है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इतना समझ लो कि जो जिसको तुम पहले लिख रहे हो उसे तुम पहली फिंगर देना, और जिसको तुम दूसरे पे लिख रहे हो उसे दूसरी फिंगर, मतलब ये वाली फिंगर देना। तो और जिन इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो ये थंब बताएगा। जैसे मान लो अगर हमने कहा है कि ये आई है और ये जे है, आई इंटू जे, तो ये क्या आ रहा है, के का। इतना चीज़ तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? यही इसका मेथड है डायरेक्शन बताने का। अगर इसमें हम एक चीज़ गौर करने वाली है कि आई क्रॉस जे के होता है, और जे क्रॉस अगर आई तुम करते हो तो माइनस के होता है। इतनी तुम चीज़ हमेशा याद रखना। इसके लिए हम तुम्हें एक सिंपल सा एक लॉ बताते हैं, मतलब एक डायरेक्शन सा है कि जैसे अगर इसे मान लो यहाँ रख लो आई, यहाँ रख लो क्या, जे, और यहाँ रख लो के। आई से जे जाओगे तो आंसर क्या आएगा, आई से पॉजिटिव के। जे से के जाओगे तो आंसर क्या आएगा, आई। मतलब जो तुम्हें इसमें चलना है, इसमें तुम्हारा मूवमेंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर तुम इसके इस डायरेक्शन के फ्लो में चलते हो तो पॉजिटिव लेते जाना, अगर इसके अगेंस्ट में चलोगे तो तुम्हें नेगेटिव लेना पड़ेगा। जैसे अगर हम जे से आई में जा रहे हैं, इसके अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट कर रहे हैं कि नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस के। जैसे अगर मान लो इसके तो फ्लो में जा रहे हैं ऐसे में, इस एरो के डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, अगर तुम इस एरो के अपोजिट में जाना स्टार्ट करोगे तो के इंटू जे अगर करोगे तो क्या आएगा, माइनस आई। इतनी चीज तुम्हारे पास कंफर्म हो गई कि नहीं? अगर अभी थोड़ा बहुत ये थोड़ा कठिन सा लग रहा होगा, फिर समझ में नहीं आ रहा तो टेंशन नहीं लो, ये थोड़ा लगता ही फील नहीं हो पाता। मेन दिक्कत होती है कि अगर फील नहीं हो पाता है तो जब तक फील तब तक नहीं होगा जब तक किसी को कोई फिजिकल एग्जाम्पल नहीं बताया जाएगा आखिरकार इसका कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम सबसे पहला इसका जो आता है टॉर्क। और वैसे अगर तुम इसको देखोगे इसका ज़्यादातर जो चीज़ मोमेंटम में हो, मतलब रोटेशन में आती है उस चीज़ में होता है। जैसे तुम टॉर्क का फॉर्मूला लिखते हो, क्या लिखते हो, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अभी तक जो तुमने पढ़ते हो आए होगे तो आर एफ साइन थीटा, और इसका कोई ना कोई बताते होंगे कि टॉर्क अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। ये भी डाउट था। अब दूसरा एग्जाम्पल जो हम देखो इसमें ये है कि फोर्स भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। आर मतलब डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, सॉरी, और टॉर्क भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब इसमें तीनों चीज़ें क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब हमने दो वेक्टर का जब मल्टीप्लिकेशन किया तो उसका रिजल्ट भी वेक्टर क्वांटिटी ही आया। अब इसका अगर हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं वो है कि एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम में भी कुछ ऐसे सिस्टम है। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम में ये है कि एल रिप्रेजेंट करते हैं आर वेक्टर इंटू पी वेक्टर। पी फॉर लीनियर मोमेंटम होता है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो इसका आंसर भी एक वेक्टर ही निकलता है। इतनी सी दो एग्जाम्पल हमारे हिसाब से बहुत हैं। अब इसकी कुछ ना कुछ हम ये देख लेते हैं। अगर तुम्हें फिर भी एक होता है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, इससे तुम्हें शायद थोड़ा क्लियर होने लगेगा आखिरकार क्या है। तो जैसे देखो इसका अगर हम अभी बताते हैं कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आखिरकार क्या है। इंटरप्रिटेशन है, प्रिटेशन इतना सिंपल से समझना है कि मान लो ए वेक्टर ए है और बी वेक्टर ए है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। इतना समझना है कि ये मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है,
अभी सिंपल से देखो, अगर वेक्टर को समझना है तो सबसे पहले उसे किसी न किसी मैग्नीट्यूड में समझा करो। जैसे ए से ए है तो ए मान लो 10 मान लो, और बी को मान लो तुम 8। तो अगर ऐसे ए 10 है तो यहाँ तक भी एक 10 वाली खींच लेना, मतलब ए भी 10 है और बी को भी यहाँ ऐसे मतलब 8 होनी चाहिए। इसका मतलब ए वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। अब जो क्रॉस प्रोडक्ट बताता है वो बताता है इस चीज़ का एरिया, कि जो इस पैरेललोग्राम का एरिया होगा वही चीज़ क्या होगी, उस क्रॉस प्रोडक्ट का ए इंटू बी होगी। ए इंटू बी साइन थीटा, मतलब ए इंटू बी साइन थीटा जो बता रहा है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बता रहा है। अब जैसे मान लो हम कोई एरिया बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एरिया बनाते हैं, तो आखिरकार जो सरफेस होता है उसमें कोई ना कोई नॉर्मल वेक्टर होता है कि नहीं। जैसे अगर तुम्हारा भी फेस है उसका भी नॉर्मल वेक्टर क्या है, तुम्हारी नाक है। नाक ही तो बताती है अगर तुम्हारा फेस कौन सी डायरेक्शन में है। जो नॉर्मल वेक्टर होता है वो बताता है कि अगर फेस मतलब फेस का आखिरकार किस साइड मूवमेंट है। जैसे मान लो अगर हम कॉपी ले लेते हैं और ये जो पेन है ये क्या है, नॉर्मल वेक्टर है। अभी तुम्हारा नॉर्मल वेक्टर अपवर्ड है। ये नॉर्मल वेक्टर हमेशा फेस इस मतलब इसके परपेंडिकुलर होता है, मतलब इन दोनों के बीच में हमेशा 90 होता है। जैसे कभी किसी की नाक टेढ़ी हो तो बात अलग है, लेकिन सबकी 90 डिग्री ओंठों से नाक ओंठों से 90 डिग्री बनाती है। अगर इन दोनों का क्या है 90 है। अगर मान लो हम फेस को ऐसे घुमाते जाएंगे तो बताता जाएगा कि आखिरकार तुम्हारा फेस कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब ये तुम्हारा एरिया का जो नॉर्मल वेक्टर होता है हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। जिस डायरेक्शन में ये होगा उसी डायरेक्शन में बताया जाएगा कि तुम्हारा एरिया वेक्टर कहाँ है। इतनी चीज़ तुम्हें समझने वाली बात थी। तो इसका मतलब है कि जो ए बी साइन थीटा है, ए बी साइन थीटा आखिरकार क्या बता रहा है, एरिया। और एरिया किसका, इस पैरेललोग्राम का। इस पैरेललोग्राम की जो चीज़ एरिया बता रही है वो है ए बी साइन थीटा। अब जो एन जो वेक्टर हम ले रहे थे, एन जो ले रहे थे वो ये बता रहा है कि इस एरिया का नॉर्मल वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में है। इतनी चीज़ तुम्हें समझने वाली थी। कोई क्वेश्चन हमें तब तक समझ में नहीं आता है जब तक उसका एग्जाम्पल एक आध दो हम ना देख लें आखिर तो सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो सॉल्व जैसे मान लो इसमें एक हम क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि कोई एक पैरेललोग्राम है, मान लो ये पैरेललोग्राम है। हमने कहा, उसने कहा उसकी एडजेसेंट साइड मतलब बगल बगल वाली साइड है। तो ए का जो वेक्टर है वो है 3i + 4j, और जो बी है उसका वो है -3i + 7j। मतलब ए का जो है 3i + 4j, बी है -3i + 7j। इसने कहा है कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अगर इसने एरिया पूछ लिया इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी करना है। ए क्रॉस बी करने का तुम्हारे पास ये है कि ए क्रॉस बी। अब तुम्हारे पास मेथड ये है कि 3i + 4j इंटू -3i + 7j। इसको तुम ऐसे करोगे कि इसको अगर देखो i इंटू आई करोगे तो क्या हो जाएगा आंसर 0। डॉट भी तो हो जाएगा। आई इंटू आई अगर क्रॉस करते हो तो आंसर 0 आता है। अगर देखो i इंटू आई करोगे तो आंसर होता है 0। क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। और साइन थीटा अगर साइन की वैल्यू 0 या 180 हो तो आंसर आता है 0। अगर तुम इसको करोगे तो 3 इंटू 3i इंटू -3i करोगे तो आंसर हो जाएगा 0। जैसे लेकिन 3i इंटू 7j करोगे तो क्या आएगा 21, और i इंटू j करोगे क्या आएगा, i इंटू j बनाता के यार। तो क्या आएगा के। अब देखो तुमने इसका खत्म कर दिया है। अब तुम इसका करोगे तो 4 इंटू -3 करोगे तो कितना आ जाएगा -12। j इंटू आई करोगे तो क्या आएगा -k। अच्छा माइनस, अच्छा हाँ, क्योंकि देखो ये अगर तुम्हें याद रखना है कि i j और k, अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हो तो तुम पॉजिटिव लेते जाना। अगर क्लॉकवाइज में तुम अगर जैसी जाने की कोशिश करोगे तो नेगेटिव लेना। अच्छा देखो j इंटू आई करोगे तो माइनस का लेना पड़ेगा तुम्हें, ये हो रहा है। और अगर i इंटू जे जाओगे तो तुम्हें पॉजिटिव का लेना पड़ेगा। अगर इस देखो अब करते हैं 4 इंटू 7 करोगे तो क्या हो जाएगा
28, लेकिन जे इंटू जे करोगे तो क्या हो जाएगा 0। तुम्हारे पास इसका आंसर क्या रहेगा 21K और फिर क्या रहा होगा -12K। ये माइनस माइनस प्लस नहीं हाँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आंसर आएगा 33K। इसका मतलब है जो तुम्हारे पास ये तो पूरा ये है एरिया है पैरेललोग्राम है, उसका डायरेक्शन क्या है प्लस का के, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में। मतलब इसका जो नॉर्मल वेक्टर एरिया का जो है वो क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में। अब तुम्हारे पास तो ये एक मेथड, अगर दूसरा मेथड जो आता है वो आता है मैट्रिक्स वाला। CBSE वालों को मैट्रिक्स के दर्शन 12th क्लास में होते हैं और ICSE वाले से 10th क्लास में पढ़ के आते हैं। तो ये जो CBSE वाले हैं वो इस मेथड से जा सकते हैं, और जिन्हें मैट्रिक्स आती है वो मैट्रिक्स को हम आगे बताते हैं आखिरकार मैट्रिक्स से कैसे सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स करना कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान है। देखो मैट्रिक्स में तुम्हें कुछ नहीं करना है। जैसे मान लो हमने A क्रॉस B लिख रहे हैं, तुम सिंपल सा कुछ नहीं करो, इतना याद रखो ऊपर I J और K लिख दो। क्या लिख दो सिंपल सा I J एंड K लिख दो। ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर हमारे पास था उसका अगर देखते हैं तो 3I + 4J लिखा था। अगर हम B देखते हैं तो B देखते हैं -3I + 7J। घबराने वाली बात नहीं है, कोशिश मेहनत करोगे क्वेश्चन लगाओगे तो आ जाएगा, क्योंकि बाबा जी भी कहते हैं करने से होता है। अब देखो सुनो, I के नीचे ये I वाला लिख दो, J के नीचे J वाला लिख दो, और K यहाँ है नहीं है तो 0 लिख दो। ऐसे ही यहाँ लिख दो -3 और 7 और 0। अब यहाँ जो तुम्हें बहुत एक चालाकी से करना है वो ये करना है कि यहाँ I लिख लेना, और इन दोनों को 4 × 0 करो और फिर माइनस का साइन लगा दो और फिर क्या कर दो 7 × 0। पहला काम। अब जो दूसरा काम हम लोगों को करना है वो क्या करना है कि यहाँ लगाओ -J और इसको इससे मल्टीप्लाई करो 0 × 3 और माइनस का साइन लगा दो, -3 × 0 कर दो, -3 × 0। ये तुम्हारे पास दूसरा हो गया है। अब ऐसे तुम करोगे K के लिए, तो K के लिए जो हमें करना है तो K के लिए हमें ऐसा करना है कि हम K के लिए देख रहे हैं तो मतलब जिसके लिए करना उसकी लाइन छुपा लिया करो। K के लिए जब तुम करोगे तो क्या करोगे, K लिख दिया है। अब इसका लिखो 7 × 2 7 × 3 21 और माइनस का साइन लगा दो, -3 × 4 12, माइनस का 12 तो 12 हो जाएगा। इतना सारा तुम्हारा है काम। अगर इसका तुम अगर वैल्यू निकालोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। आखिरकार तुम्हारे पास आया कितना 33K। ये रहा तुम्हारे पास दूसरा मेथड। तो वो हमारा अब मेन है कि अगर हमने इसका A क्रॉस B निकाल लिया है, अब हमारे पास जो दूसरा काम है वो हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने क्या निकाला है कि A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकाल दो, वही क्या है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब इसका अगर करोगे इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 33 0² + 0 का स्क्वायर और 33 का स्क्वायर। इसका 33 का करोगे तो आ जाएगा 33 स्क्वायर यूनिट। अब यूनिट अपने हिसाब से लिख लेना, मीटर स्क्वायर लिखना, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना, कुछ भी लिखना अपने हिसाब से लिख देना। अब तुम कहोगे भैया हमने ए वाला मेथड ही क्यों यूज़ किया है, हम तो साइन थीटा भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन साइन थीटा में दिक्कत ये थी कि हमारे पास थीटा ही नहीं था। अब कई लोगों के बच्चे में दिमाग में कन्फ्यूजन आ रही होगी कि भैया थीटा तो हमेशा 90 लेंगे, वैसे ये है गलत। क्योंकि देखो जो थीटा है वो ऐसे समझते हैं, अगर हम पिछले वाले एग्जाम्पल में जाते हैं, जो थीटा है वो इन दो वेक्टर के बीच का एंगल है, ना कि रिजल्टेंट के बीच का एंगल है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम ऐसे समझते हैं कि मान लो इस कॉन्सेप्ट को ए वेक्टर ए रहा
बी वेक्टर ए रहा। इन दोनों ए और बी वेक्टर के बीच के एंगल जो होता है उसे थीटा बोलते हैं। और जो रिजल्टेंट आता है मतलब जो फाइनल वेक्टर आता है वो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर रहता है। इसका मतलब रिजल्टेंट जो फाइनल वेक्टर आ रहा है, थर्ड वेक्टर आ रहा है, वो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ना कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसलिए हमेशा याद रखना कि जो हम ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा करते हैं और एन, अभी इसकी टेंशन नहीं लो, जो ये थीटा है, ये जो थीटे को है, जो थीटा है अगर हम देखना चाहें तो वो है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ना कि रिजल्टेंट वेक्टर के। जो थीटा है वो ए एंड बी के में होता है। जैसे अगर हम इसको और देखना चाहें तो ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा होता है ना। तो थीटा क्या होता था, एंगल बिटवीन ए एंड बी। इसको मतलब चाहे क्रॉस प्लॉट करो चाहे डॉट प्लॉट करो, थीटा हमेशा ए एंड बी के बीच का एंगल ही होता है बस।